स्टूडेंट्स, मैं सर रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सोल्व करेंगे उसको हम देखने जा रहे हैं। और बाकी हमारा चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। लास्ट जो हमारा टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि हम तो उसको अपन ने इस तरीके से देख लिया था। अब इसके बाद क्या है, उसी पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको हम देख रहे हैं। देखें, फर्स्ट अपने पास न्यूमेरिकल देखें, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम यानी 20 ग्राम की कोई बुलेट है इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड, यानी कि 150 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक जो बुलेट से है गोली निकाली गई है जो जा रही है सीधी हॉरिजॉन्टली जा रही है, तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, या तो इधर जा रही है या इस तरफ आ रही है। फ्रॉम ए पिस्टल, एक गन से, ऑफ मास 20 किलोग्राम जिसका वजन है 20 किलोग्राम, एंड व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, यानी कि जब अपन किसी पिस्टल से मतलब बुलेट चलाते हैं तो क्या होता है, जिस तरीके से क्या होता है पिस्टल से जो गोली निकलती है आगे की तरफ, उसी कंडीशन में उसी टाइम क्या होता है पिस्टल के पीछे की तरफ क्या होता है फोर्स क्रिएट होता है, जिस वजह से क्या होती है बुलेट जो पिस्टल थोड़ी सी पीछे की तरफ खिसकती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमें ये पता करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या है, बुलेट अपने पास क्या हो गई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गई, और पिस्टल क्या हो गई अपने पास सेकंड ऑब्जेक्ट। तो बुलेट का जो मास है वो दे रखा है एम्बर 20 ग्राम, जिसको मैंने किलोग्राम में चेंज करा तो 0.02 किलोग्राम हो गए। M2 यानी कि बुलेट का पिस्टल का मास दे रखा है हमें 2 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी देख रहे हैं स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी u1 यानी कि फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है यानी बुलेट उसकी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो चल ही नहीं रही है। फिर वहां में उसकी नेक्स्ट वेलोसिटी जो अपने पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सी है पिस्टल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों उस टाइम क्या है रेस्ट पे हैं। जैसे अपन मतलब बंदूक चलाने लगते हैं तो उस टाइम जो पिस्टल की वेलोसिटी है वो अपन को फाइंड करनी है, और जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी इन्होंने दे रखी है 150 मीटर पर सेकंड। अब अपन जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम का जो सम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। तो टकराने से पहले सम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। m1 की वैल्यू पुट करी 0.02, u1 की वैल्यू है 0, m2 की वैल्यू 2 और u2 की वैल्यू है 0, फिर इक्वल m1 की वैल्यू 0.02, v1 की वैल्यू 150, m2 की वैल्यू 2 और v2 की वैल्यू v2 ही है। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये तो सॉल्व करने पे 0 बन गए, और इक्वल में अपने पास देखें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करा दो 15 2 ये कट हो रहे हैं, 5 3 जा और ये आ रहे हैं 5 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3 हमारे पास आ चुके हैं। तो 3 आ रहे हैं, यहाँ पे बचे 0 इक्वल टू 3 प्लस v2 2v2। ठीक है, वैल्यू v2 की ही निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं और ट्रांसफर भी कर लेते हैं। 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू बचे अपने पास 2v2, डिवाइड करा देते हैं, क्या हो जाएंगे माइनस के 3/2 यानी माइनस के 1.5 मीटर पर सेकेंड v2। जो अपने पास पिस्टल है उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस के 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन पीछे की तरफ क्या होगी, जो पिस्टल है वो मूव करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल, देखें ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक लड़की है कोई जिसका वजन है 40 kg, जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जंप कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऑनटू ए स्टेशनरी कार्ट, कोई स्टेशनरी कोई एक जगह पे पड़ी हुई कार्ट है उसके ऊपर जाकर के जंप कर रही है, विद फ्रिक्शन लेस व्हील्स,
यानी कि जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शनलेस व्हील्स नहीं है। मतलब फ्रिक्शन ऐसा फोर्स होता है जो जैसे अपन जानते हैं कहीं पे अपन चल रहे हो तो उसकी हल्की रगड़ लगती है जमीन से, वो रगड़ लगने का 1% भी नहीं है। द मास और व्हील लगे हुए हैं तो जैसे अपन पाँव रखेंगे वो क्या होगी, थोड़ी आगे की तरफ खिसकेगी। तो द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। कार्ट का मास है हमारे पास 3 किलोग्राम। व्हाट इज द हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। यानी कि कार्ट के ऊपर जब वो बैठ करके आगे मतलब खड़ी होने के बाद जैसे ही आगे तरफ मूव करने लगेगी तो उस मूव करते टाइम उसकी और कार्ट के दोनों के साथ में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वो कार्ट के ऊपर ही आकर के मूव करेगी, दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। एज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। मान के चलना है कि यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स काम नहीं कर रहा है। वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई सा भी अपने पास फोर्स काम नहीं कर रहा है, हमें मान के चलना है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि भाई m1 क्या है, लड़की है, तो यानी कि उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लड़की है, तो उसका मास कितना अपने पास 14। u1 किस वेलोसिटी से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। m2 क्या है, मतलब जो अपने पास कार्ट है वो, उसका वेट है 3। फिर उस कार्ट की स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दी। m1 लड़की का मास, v1 यानी कि उसके ऊपर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। m2 किसका मास है, कार्ट का, तो 3। और v2 जिस वेलोसिटी से गर्ल मूव करेगी उसी तरीके उसी वेलोसिटी से वो कार्ट भी मूव करेगी, तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ p पुट कर दी। सॉल्व करें इसको, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, 220 और ये 2 0 0 हो गए, 3 2 0 0 हो गए, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो गए अपने पास 43v। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 200/43 मीटर पर सेकंड, ये v की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें आप लोग चाहें तो पॉइंट भी ला सकते हैं, अगर यहाँ तक छोड़े तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में। ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी की जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी वहां से आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वहां से आप कंप्लीट देख लें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। Which of the following has more inertia? किसमें ज्यादा इनर्शिया होगा, मतलब जमीन से पकड़ किसमें ज्यादा होगी, किसमें होगी, जिनका वजन ज्यादा उनमें इनर्शिया ज्यादा, उनमें मास ज्यादा। ठीक है, देखिए, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन सेम साइज। एक रबर बॉल है और उसी साइज का अपने पास एक पत्थर है, तो फिर किसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, वजन किसका ज्यादा, स्टोन का ज्यादा होगा। अब स्टोन का ज्यादा है तो इनर्शिया भी स्टोन में ही ज्यादा होगा। ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, बाइसिकल और ट्रेन में किसका इनर्शिया ज्यादा, ट्रेन का होगा, क्योंकि ट्रेन का वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है। ए 5 रुपीज कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसका वजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम ट्री इफ वी विजुअली शेक इट्स ब्रांच। अगर अपन पेड़ को बहुत जोर जोर से हिलाने लगते हैं तो क्यों उसके कुछ पत्ते टूट करके नीचे गिर जाते हैं। तो इसका कारण सीधा सा ये है, जो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मास था, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन था, उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए। जो मतलब पत्तियां थी वो उसकी नॉर्मल स्टेशनरी पोजीशन में थी, अपन ने इसको हिलाना स्टार्ट करा तो जो पेड़ को हिलने लग गया, साथ में पत्ते क्या चाह रही है हम उसी रेस्ट पोजीशन पर रहें, तो इस वजह से क्या हो रहा है, बार बार यूं यूं हिल रहा है पेड़, तो उससे क्या हो रही है, जो पत्तियां हैं बार बार इधर उधर डिस्टर्ब हो रही हैं, इस वजह से अपनी पोजीशन में रहने की इच्छा की वजह से वो क्या होती है, उस पौधे या पेड़ से टूट जाती हैं और टूट करके नीचे गिर जाती हैं। तो इसका मेन रीजन यही है, ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए फोर्स कैन पुल ए कार्ट। अगर हमेशा एक्शन के अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स काम करता है तो फिर किस तरीके से घोड़ा जो होता है, एक उसके पीछे जो घोड़ा गाड़ी लगी हुई होती है कार्ट है, उसको खींच पाता है। तो इसको समझने के लिए देखें,
कि भाई घोड़ा जिस कार्ट को खींच रहा होता है, तो अब नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंग समझे तो घोड़ा क्या कर रहा है, कार्ट को खींच रहा है, तो कार्ट भी घोड़े को खींचेगी, इसका मतलब दोनों बैलेंस हो गए, तो इसका मतलब कार्ट या घोड़ा आगे मूव नहीं होने चाहिए। बट क्या होता है, घोड़ा उसको खींच लेता है, क्यों? तो इसका सीधा सा रीजन ये है, घोड़ा जिस तरीके से कार्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसी के साथ में क्या कर रहा है वो हॉर्स या घोड़ा वो क्या कर रहा है, अर्थ पे भी एक फोर्स लगा रहा है। अर्थ पे इस तरीके से फोर्स लगा रहा है कि अर्थ को पीछे की तरफ छोड़ना और खुद को आगे की तरफ जाना है, इस तरीके से फोर्स काम कर रहा है। अर्थ को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, अर्थ को पीछे नहीं धकेल पा रहा है, बट लेकिन जो अर्थ है वो क्या कर रही है, अपोजिट फोर्स लगा के उसको आगे की तरफ धकेल रही है, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो अपने पास कार्ट है उसकी, वो कार्ट क्या हो रही है, धीरे धीरे उसी के साथ में आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीज इसमें मेन है। फिर इसके बाद होता है अपने पास व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन, यानी कि जब किसी अपने को पास जो कारपेट होती है उसको अपन किसी डंडे से मार मार के बार बार पीटते हैं, तो आपने देखा उससे डस्ट के पार्टिकल्स बाहर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन खींच खींच के अगर उसके मारते हैं कारपेट के, तो क्या होता है उस टाइम उसके मारने की वजह से वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहां से मूव कर जाते हैं और मूव करके पर्टिकुलर डायरेक्शन आगे की तरफ निकल जाते हैं। इस वजह से वहां से पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और जो अपने पास कार्ट है वो तो सारे पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं कारपेट के, इसलिए वो साथ में वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? जब अपने पास कोई अपन किसी ट्रैवलिंग कर रहे थे किसी जगह के लिए या फिर कहीं जा रहे हो, तो अपने साथ जो सामान होता है अगर अपन ने मान लो छत पर रखा है तो उसको बांधने की सलाह दी जाती है। क्यों? कि भाई इसका सीधा सा रीजन ये है कि अगर बांध के नहीं रखेंगे, जैसे बस का ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने की वजह से क्या होगा, वो सामान अगर ज्यादा भरा हुआ है तो ऐसा कि ऐसे ही जैसे ही ब्रेक लगेगा वो आगे की तरफ आकर के गिर सकता है, या फिर बस ने एकदम झटके के साथ चलने लगी तो फिर क्या हो सकता है वो पीछे की तरफ जाकर के गिर सकता है, या बस के घुमावों के टाइम क्या हो सकता है, जैसे बस यूं घूम रही हो इस डायरेक्शन में तो फिर क्या होता है जो सामान है एक तरफ गिर सकता है। ये सारा काम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। तो इसी वजह से क्या है, हमें बस पे कोई अगर ऊपर की तरफ लगेज रखा हुआ है छत पे तो उसको बांध के रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे कंप्लीट मिल जाएंगे, तो वहाँ से कंप्लीट ले लें और कोई भी इशू हो तो वापस से एक बार पूछ लें। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम बात करेंगे।